नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मंजूरी दी। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में फोटो मतदाता सूची के विशेष संशोधन के आदेश दिए। श्रीनगर के नौगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को उसके नियमों में प्रस्तावित संशोधन की अनुमति दी। अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। फुटबॉल में भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर सैफ अंडर 17 प्रतियोगिता जीती। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज रात ब्रिस्टल में खेला जाएगा। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर आज उज्बेकिस्तान में समरकंद जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सम्मेलन में समूह की पिछले 2 दशकों की गतिविधियों की समीक्षा किए जाने की संभावना है। संगठन के नेता बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट। शंघाई सहयोग संगठन SCO परिषद की 22वीं बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। पिछला शिखर सम्मेलन जून 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण पिछली 2 बैठकें आभासी माध्यम से आयोजित हुआ था। इस बार आमंत्रित नेताओं में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। SCO जून 2001 में शंघाई में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य देश शामिल हैं। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को मंजूरी दी है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस निर्णय से इन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। इसी तरीके से हिमाचल में हट्टी समुदाय सिरमौर जिले के अंदर ट्रांसगिरी क्षेत्र में एरिया स्पेसिफिक रहने वाले 1,60,000 लोग अब इस सूची में शामिल होंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु में पूरे हिल्स में रहने वाले एक ट्राइबल जिसकी सूची में नाम नहीं थी, नारी कोरबन और कुरुविकरण, इसके बारे में भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो मतदाता सूची में विशेष संशोधन के आदेश दिए हैं। समेकित मतदाता सूची का प्रारूप आज प्रकाशित किया जाएगा और अगले महीने की 25 तारीख तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगे। इनका निपटान 10 नवंबर को होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 25 नवंबर को किया जाएगा। फोटो मतदाता सूची का प्रारूप जिला मुख्यालय, तहसील कार्यालय श्रीनगर और जम्मू नगर निगम तथा मतदान केंद्र के स्तर पर बूथ अधिकारियों के पास उपलब्ध होगा। ये प्रारूप जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट www.ceojk.nic.in पर भी उपलब्ध होगा।
आकाशवाणी से बातचीत में अनंतनाग के चुनाव अधिकारी बशारत कयूम ने बताया कि आज से मतदाता पहचान पत्र बनवा सकते हैं। यहाँ पे जो स्पेशल समरी रिवीजन है वो पूरी यूटी में है और उसी तरह इस डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहा है। और जो हमारे नए वोटर्स हैं जो 1 अक्टूबर को 18 साल के हो जाएंगे, उनको इस सिस्टम में जुड़ने के लिए वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आज से ये जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनाज आधारित एथेनॉल के उत्पादन से न सिर्फ पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम होगी बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य पर काम कर रहा है। श्री शाह ने सूरत के हजीरा में क्रिबको की जैव एथेनॉल परियोजना की आधारशिला रखते हुए कहा कि ये संयंत्र राज्य के मक्का उत्पादक किसानों को एक बड़ा बाजार प्रदान करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने तय समय से पहले ही 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन आज तक दाखिल किए जा सकते हैं। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या सिफारिशें इस साल 1 मई से प्राप्त की जा रही हैं। सिफारिश केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर भेजा जा सकता है। इस संबंध में विवरण, पुरस्कार और पदक शीर्षक के लिंक गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in और पद्म पुरस्कार पोर्टल padmaawards.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से नागरिकों की समस्याओं के समाधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया है। कल विभिन्न मंत्रालयों में सहायक सचिव के रूप में तैनात 2020 के आईएएस अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति निवास में श्री धनखड़ से मुलाकात की। श्री धनखड़ ने अधिकारियों को सलाह दी कि उन्हें याद रखना चाहिए कि आज का नागरिक नीति निर्धारण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी चाहता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार के दृष्टिकोण परिवर्तन मिशन में आदर्श स्थापित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 17 तारीख को मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना के नए संरक्षित क्षेत्र का उद्घाटन करेंगे। 70 वर्ष बाद देश में चीते एक बार फिर से अपने प्राकृतिक वास में रह सकेंगे। भारत सरकार ने 1952 में चीतों को विलुप्त प्रजाति घोषित की थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीता परियोजना को राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और चीता जो भारत से विलुप्त हो गया था, न केवल भारत से बल्कि एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो गया था, पहले नामीबिया से और फिर दक्षिण अफ्रीका से भी यहाँ चीते आएंगे। चीता परियोजना से कूनो राष्ट्रीय उद्यान के आसपास स्थित श्योपुर, मुरैना और शिवपुरी जिलों के लोगों को भी पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि से फायदा मिलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि पर्यटन में वृद्धि होने से स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। चीता आ रही है, हम सबको खुशी है, टूरिज्म भी बढ़ जाएंगे, टूरिस्ट बढ़ जाएंगे तो हमारा इनकम भी बढ़ जाएंगे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में करीब 750 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीतों की सॉफ्ट रिलीज के लिए चयनित किया गया है। लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र श्योपुर और शिवपुरी जिले में चीतों के स्वच्छंद विचरण के लिए उपलब्ध रहेगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है हर देशवासी का संकल्प, जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक रुपया। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति जिनका टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।
राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 18 सितंबर 2022। जागृति का कहना है कि विज्ञापन जो सही या वास्तविक न हो वो भ्रामक विज्ञापन है और उन कंपनियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा गलती करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज हो रहे हैं रवाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में फोटो मतदाता सूची के विशेष संशोधन के आदेश दिए हैं। श्रीनगर के नौगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी हुए ढेर। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को उसके नियमों में प्रस्तावित संशोधन की अनुमति दी। अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। फुटबॉल में भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर सैफ अंडर 17 प्रतियोगिता जीत ली है। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज रात खेला जाएगा ब्रिस्टल में। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, which is the 15th of September 2022, brings an exclusive interview with Dr. Chandrani Ghosh, District Program Officer, Department of Social Welfare and Social Education in the Government of Tripura. Looking forward to see you there. भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत त्रिस्तरीय विकास सहयोग स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के साथ कल नई दिल्ली में बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सहयोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क के अंतर्गत विकास परियोजनाओं को सुगम बनाने में मदद करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत सहयोग भारतीय नवोन्मेषकों और स्टार्टअप के लिए एक मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत भारत और फ्रांस ने मिलकर भूटान, पापुआ न्यू गिनी और सेनेगल में परियोजनाएं शुरू की हैं। India and France have a long tradition, a strong tradition of working together in multilateral platforms and on global issues. Currently, we serve together in the UN Security Council and our coordination there has been commendable. I would particularly appreciate the clear-cut position France has taken on the challenge of terrorism. I shared with Minister Colonna India's views and expectations of our forthcoming G20 presidency. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए विशेष पैकेज दिए जाने पर भारत की चिंता से अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को अवगत कराया है। दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच परस्पर रक्षा सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग की संभावनाएं तलाशने के साथ ही तकनीकी और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया। भारत ने अपने विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच का दुरुपयोग करने पर पाकिस्तान की आलोचना की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि पवन बधे ने पाकिस्तान के बयान को निराधार बताते हुए खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान किसी भी प्रतिक्रिया के लायक नहीं है।
जम्मू कश्मीर में कल रात श्रीनगर के नौगाम इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। क्षेत्र में आतंकियों का सुराग मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स ने नौगाम में तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी और उसके बाद मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। गुजरात में कल एक निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट गिरने से 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अहमदाबाद के महापौर ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन की नागालैंड यात्रा पर रहेंगे। वो आज दोपहर ओखा जिले के ओल्ड रिफिम गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बाद में वो कोहिमा में भारतीय जनता पार्टी नेताओं की एक बैठक में हिस्सा लेंगे। भाजपा अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री के निवास पर राज्य के विधायकों और राज्यसभा सांसद के साथ भी बैठक करेंगे। श्री नड्डा शाम को मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से मिलेंगे। कल भाजपा अध्यक्ष का कोहिमा में 2 गिरजाघरों का दौरा करने और उसके बाद चौमुखेड़िया जिले में पुलिस परिसर में बुद्धिजीवियों और पेशेवरों के साथ बैठक का एक कार्यक्रम है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नियमों में संशोधन की अनुमति दे दी है। इसके अनुसार बोर्ड अपने अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों से संबंधित अनिवार्य कार्य मुक्त अवधि के बारे में संशोधन कर सकता है। संशोधन के बाद बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह बीसीसीआई में लंबे कार्यकाल के लिए अपने पद पर रह सकेंगे। न्यायालय बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य पद मुक्त अवधि से संबंधित नियमों में संशोधन के मामले पर सुनवाई कर रहा था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने बीसीसीआई को अपने विधान में संशोधन की अनुमति दी। बीसीसीआई ने इसके लिए शीर्ष अदालत से मांग की थी। याचिका में बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और इसके सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाने की भी शीर्ष अदालत से अनुमति मांगी गई थी। विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। विनेश ने कल सर्बिया के बेलग्राद में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने के बाद ये उपलब्धि हासिल की। इस साल राष्ट्रमंडल खेल की स्वर्ण पदक विजेता विनेश ने मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्वीडन की इमा मामग्रेन को पराजित किया। विनेश ने क्वालिफिकेशन राउंड में अपनी पराजय के बाद ये शानदार वापसी की है और चैंपियनशिप में ये उनका दूसरा कांस्य पदक है। इससे पहले 2019 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में उन्होंने पदक जीता था। भारत की 23 साल से कम आयु की प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल करने वाली निशा दहिया 68 किलोग्राम महिला श्रेणी में कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगी और नवीन मलिक भी आज मुकाबले में रहेंगी। भारत ने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता फिर से जीत ली है। कल शाम कोलंबो में हुए फाइनल में भारत ने नेपाल को 4-0 से पराजित किया। ग्रुप लीग मैच में नेपाल ने भारत को 3-1 से पराजित किया था, लेकिन फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथी बार ये खिताब जीता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटियों पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि भारत 11 से 30 अक्टूबर तक इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। फुटबॉल मैच नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 16 देशों की टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। और महिला क्रिकेट में तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे शुरू होगा। इससे पहले मंगलवार को भारत ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की। दोनों ही टीमें T20 श्रृंखला के बाद 3 एकदिवसीय मैच खेलेंगी। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी समाचार की श्रृंखला आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम बात करेंगे भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के विषय में। बुनियादी ढांचा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख वाहक है। इसमें बिजली, पुल, बांध, सड़कें और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रमुख सुधार 2012 से 2017 के दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के साथ आए, जहां सरकार ने $1 ट्रिलियन के निवेश की घोषणा करके बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर महत्वपूर्ण जोर देना शुरू किया। अपने नीतिगत सुधारों में सरकार ने सरकारी संस्थाओं का न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन NIP की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और उड़ान योजना की शुरुआत की। हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन और परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना ने देश के मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। देश भर में सड़कों, जलमार्गों, ट्रेनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसका लक्ष्य यात्रा के समय को कम करना और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सड़कों, रेल, वायु मार्ग और जलमार्गों के बीच परस्पर संपर्क में सुधार करना है। 1947 से अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 21,378 किलोमीटर से बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत अब विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है, जिसकी कुल लंबाई 63 लाख किलोमीटर है। इंडिया इज अबाउट 63 lakh kilometers of road network, which is the second largest road network in the world. The road infrastructure plays a critical role in the growth of the Indian economy, as 70% of the goods and nearly 90% of passenger traffic uses the road network to commute. The national highway constitute about 2.2% of the total road network, but carry over 40% of the total road traffic. भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 205 अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। सागरमाला परियोजना के तहत 6 नए बड़े बंदरगाह विकसित किए जाने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कुल 137 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, जिसमें 103 घरेलू हवाई अड्डे, 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे शामिल हैं। भारत में 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बन गया है। भारत ने अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 1947 में 1,362 मेगावाट से बढ़ाकर 3,95,600 मेगावाट कर दिया है। भारत के लिए 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है।
मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। गढ़वाल क्षेत्र के कुमाऊं और आसपास के जिलों में तेज से बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर केंद्रीभूत है। यह अगले 2 दिन में धीरे धीरे पहले उत्तर पश्चिम दिशा में जाकर बाद में उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिण यूपी के ऊपर गति करेगा। इसके प्रभाव में 15 से 17 तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जो मध्य प्रदेश के एडजॉइनिंग एरिया है, यहाँ सभी जगह में बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाके में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का पूर्वानुमान है और 1-2 जगह पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश हो सकता है। इसके साथ साथ जो एडजॉइनिंग एरिया हरियाणा है, दिल्ली है, यहाँ भी 80 बेसिस में रेनफॉल हो सकता है। और मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में छाए रहेंगे बादल और बारिश के भी आसार बन रहे हैं। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम जा सकता है 36 डिग्री सेल्सियस। जम्मू, श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। हैदराबाद, बेंगलुरु और विशाखापत्तनम में कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार। गुवाहाटी, अगरतला, ईटानगर, आइजॉल, इम्फाल, कोहिमा, गंगटोक और शिलांग में छाए रहेंगे बादल और कहीं कहीं होगी बूंदाबांदी भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए शनिवार से 3 दिन की लंदन यात्रा पर जाएंगे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया था। उनके निधन पर भारत में 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक रखा गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। मुनीश, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। विमलेंदु जी, आज के अखबारों को देखें तो सबसे बड़ी खबर है गोवा में कांग्रेस पार्टी में विघटन। अमर उजाला छोटा राज्य बड़ा झटका शीर्षक से लिखता है, भाजपा में शामिल हुए गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री समेत 8 कांग्रेसी विधायक, राज्य में कांग्रेस के महज 3 विधायक बचे। घृणा भाषण मामले में निर्वाचन आयोग के बयान पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, नफरती बोल पर नकेल कठिन। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, दलों और नेताओं पर कार्रवाई का कानूनी अधिकार नहीं, प्रचार से रोकने जैसी शक्तियां मौजूद। कल हिंदी दिवस पर दैनिक जागरण के शब्द हैं, हिंदी हैं हम। गृहमंत्री अमित शाह के बयान को पत्र ने सुर्खियों में जगह दी है। प्रतिस्पर्धी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं की सखी है हिंदी। हिंदी एक समावेशी भाषा है। हिंदी के साथ ही भारतीय भाषाओं को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। लोकसत्ते की अहम खबर है, 5 राज्यों की 15 जातियां अनुसूचित जनजाति में शामिल। और दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, पाकिस्तानी नौका से 200 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन बरामद। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते के संयुक्त अभियान के दौरान मछली पकड़ने वाली एक नौका से बरामद हुई हेरोइन पंजाब पहुंचाए जाने की साजिश थी। हिंदुस्तान राहत शीर्षक से लिखता है, थोक महंगाई 11 माह के निचले स्तर पर और लेकिन खाद्य वस्तुओं के ऊंचे दाम में नरमी का फिलहाल इंतजार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मंजूरी दी। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में फोटो मतदाता सूची के विशेष संशोधन के आदेश दिए। श्रीनगर के नौगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को उसके नियमों में प्रस्तावित संशोधन की अनुमति दी। अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और फुटबॉल में भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर सैफ अंडर 17 प्रतियोगिता जीते।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।